टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का 4 पार्ट्स जो है कौन कौन सा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, गोल्गी कैप्रेटस पढ़ लिया हमने, लाइसोसोम्स पढ़ लिया। अब बारी है वैक्यूल्स की। देन नॉन क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल्स को कंप्लीट करते हैं। देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट नहीं है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरासाइटोम, उसको करेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स इन साइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसका एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है आउटर में जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, इट ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, इट ऑक्यूपाई 90%, it occupy up to 90% of the volume of the cell and contains water, sap, excretory products and other materials not useful for cell। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है भाई, इट ट्रांसपोर्ट्स नंबर ऑफ आयंस सो इट कंसंट्रेशन मोर देन साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, बहुत सारे आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन जो है साइटोप्लाज्मा से ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में सिर्फ सेकेंड पॉइंट जो था ना टोनोप्लास्ट वो वाला था, बाकी सब ऐसे ही है। तो लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, अमीबा। एग्जाम्पल है इसका, कौन कौन सा एग्जाम्पल है वैक्यूल्स का। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए ना ऑस्मोरेगुलेशन के। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल होता है, आर फाउंड बाय एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक, फूड वैक्यूल जो है वो बनता है किससे है, बाय फूड पार्टिकल को जब वो एनगल्फ करता है, खाता है ना, तब बनता है ये। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे, है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। अब नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। पैरोजाइजम को नहीं पढ़ेंगे, वो अपने चैप्टर में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ना। क्रोमोसोम्स वगैरह देखेंगे, उस चैप्टर को एंड करेंगे। ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो अब माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका डायग्राम भाई आप प्लीज़ एनसीईआरटी से देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं नहीं बताता। आप एनसीईआरटी से देख लेना, एज इट इज़ उसको पढ़ लेना। ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के जाना कि लेबलिंग कहाँ पे क्या क्या होता है। गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोजाइम्स, ठीक है, इन सब का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबका डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इनर वाला और आउटर वाला। देखो अब जब डायग्राम में देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 सरफेस होता है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टा बना रहा है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा का फॉर्मेशन करता है, जो कि कंटिन्यूअस एक क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है, एक फोल्ड होता है ना, ऐसा 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 इनफोल्डिंग। तो ये क्या है, क्रिस्टा होता है। ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन बनाता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन एकदम सिंपल होता है, वो सिर्फ लिमिटिंग बाउंड्रीज बनाता है बस, और कुछ नहीं ही, इसके बाद और कुछ नहीं है करके वो बाउंड्री बना देता है। चौथा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्रिस्टा वाला ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। क्रिस्टा इंक्रीजेस सरफेस, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस होता है एनर्जी के लिए, है ना, सेल्स का। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे एरिया में एक पावर हाउस होता है जो कि सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, सबके घर में उजाला करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में, बॉडी के सेल्स में जो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। पांचवा पॉइंट, इट हैज़ 70 एस राइबोसोम। बताया था मैं, है ना, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला 70 और 80 एस का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया 70 एस राइबोसोम होता है। ठीक है, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय फिजन। ये फिजन से डिवाइड होता है। क्लियर है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसा डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम लेबलिंग होमवर्क है आपका, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा।
अब हम प्लास्टिड्स देखते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो भाई जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, उनका मतलब जो होता है वो पिगमेंट्स से होता है। क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स सेल्स में। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड का सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कराता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन इज द पिगमेंट, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बन रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या है, पिगमेंट है। तो प्लास्टिड्स के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, और इसका डायग्राम नहीं दिया है, एक क्लोरोप्लास्ट का दिया जो उसको आपको देखना पड़ेगा NCERT डायग्राम में। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, पहले तो प्लास्टिड देख लो कि वो क्या है, कैसे है, कितना पार्ट्स है। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स, ऑल प्लांट सेल्स, सारे प्लांट सेल में, और यूग्लियनॉइड्स में, क्योंकि यूग्लियनॉइड जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, और हेटरोट्रॉप भी होता है, और कीड़े मकोड़े का भी खाता है केमिकल्स वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तो वो दोनों होता है, हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप दोनों होता है यूग्लियनॉइड, लेकिन उसमें भी पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए प्लास्टिड को बोला गया है। पिगमेंट को पाया जाता है प्लांट सेल्स में, सभी प्लांट सेल में, और यूग्लियनॉइड्स में। ठीक है, 3 टाइप का होता है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन टाइप दिख गया आपको। तो क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले। क्लोरोप्लास्ट क्या है, फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, हेल्प फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या होता है, फैट सॉल्यूबल होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है जी, लाइक कैरोटीन, कैरोटीन गाजर जो होता है ना उसके जैसे होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट एंड आर अदर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट जो है ना इस क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जैसे फैट सॉल्यूबल होता है, और कैरोटेनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन, ठीक है, ज़ैंथोफिल, अदर प्रेजेंट, ये सारे बहुत सारे जो पिगमेंट्स है इसमें एक साथ पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, एंड गिव्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड। देखो बहुत सारे पिगमेंट है तो उसके बहुत सारे कलर होंगे, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड कलर का। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट के अकॉर्डिंग इसका कलर वेरी कर सकता है। ठीक है, और लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। 3 टाइप का होता है। पहला एमाइलोप्लास्ट, स्टोर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तीनों का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, क्या करते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए आपको। तो एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को स्टोर करता है, इसका एग्जाम्पल पोटैटो है। ठीक है, एलियोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ओके, एंड द लास्ट वन एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसमें एक वन शॉट देखे थे, अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। और इसका जो डायग्राम है आपको NCERT से करना होगा, वो भी उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लेबलिंग से आता है। लेबलिंग का मतलब होता है, ये डायग्राम दे दिया, बोल देगा ये A है और ये वाला B है, आपको डायग्राम का लेबलिंग करना होगा, बताना होगा कि इन पार्ट्स का नाम क्या है। ठीक है, चलो जी क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का पहला पॉइंट क्या है, इट हैज़ 70S राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें 70S राइबोसोम होता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है 80S का होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड membranous sac called thylakoids are present in stroma, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा है, उसके अंदर थैलेकॉइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है, जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक, थैलेकॉइड प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट, थैलेकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना, यानी कि थैलेकॉइड ऐसा 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 ऐसा, ये एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर ऐसे रखते जाओगे ना, ठीक है, तो इसे ग्राना कहते हैं। पूरे को हम क्या कहेंगे, ग्राना। तो थैलेकॉइड्स का अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, एक साथ ग्राना कहेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राना। तो थैलेकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पिल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। ठीक है, और एक
थैलेकॉइड क्या था, एक फ्लैटन ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक है ना, था नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक था, जिसे हम थैलेकॉइड कहते हैं, जो आपको डायग्राम में दिख जाएगा जब आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ोगे। और ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर स्ट्रोमा है, उसके अंदर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा, एक कॉइन को हम बोलेंगे थैलेकॉइड और बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक हैं तो उसको बोलेंगे ग्राना। ठीक है जी, क्लियर है इतना? ओके। चौथा पॉइंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या है, इट आल्सो कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब एनसीईआरटी डायग्राम की लेबलिंग आपको फिर से देखनी है भाई क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो अपन ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट किया, पैराजाइसम नहीं है हमारे सिलेबस में तो नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पूछता है तो दन्ना के पूछता है, वो आपको बता दूंगा लास्ट में कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम न्यूक्लियस फिर क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, एन इलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। यानी कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्स का, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि मूवमेंट में मदद करती साइटोप्लाज्मा में, कलेक्टिवली उनको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। नोट क्या करेंगे, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल रिफर्ड टू एज 9+2 अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, 9+2 अरेंजमेंट। यानी कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक इलेबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट है, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन कहते हैं। और एक अरेंजमेंट होता है 9+2 अरे, वो क्या होता है, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। किसी को इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते। अगर गलती से क्वेश्चन पूछ दिया तो यहाँ से पूछेगा कि 9+2 अरेंजमेंट मीन्स, तो बोल देना एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं। क्लियर है? अब हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, या डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। न्यूक्लियस को पहले जब उसको पता नहीं था न्यूक्लियस है करके, तो पहले से ना पता चलने के बाद न्यूक्लियस को बेसिक डाई जो था, ठीक है, मैथिलीन ब्लू, उससे हमने क्या किया, स्टेन किया। अब मटेरियल को एक व्यू किया गया, एक छोटा सा मटेरियल दिखा। सपोज करो आपने इतना बड़ा न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपने क्या किया, बेसिक डाई को डाला, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो बहुत डार्क दिखने लग गया बेसिक डाई की वजह से, मैथिलीन ब्लू की वजह से। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोई नाम देंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम चिंटू है तो आप इसको चिंटू मटेरियल बोलोगे। ठीक, वैसे ही एक नाम था किसी जो फ्लेमिंग जो था ना साइंटिस्ट, उसने अपने बेटे का या किसी का नाम रख दिया हो क्रोमैटिन, या फिर बोल सकते हो क्रोमोसोम्स की वजह से उसने क्रोमैटिन नाम रख दिया उस मटेरियल का उस समय। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिक डाई डालने के बाद जो स्टेन मटेरियल दिखा था अलग से, उसने उनका नाम क्रोमैटिन रख दिया। किसने रखा, फ्लेमिंग ने। तो अगर पूछा जाएगा कि क्रोमैटिन टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग बोलना। ठीक है, न्यूक्लियस को स्टेन करके क्रोमैटिन मटेरियल को डिस्कवर करने वाला फ्लेमिंग भैया था। ठीक है, क्लियर है? तीसरा पॉइंट, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर पाया जाता है प्रेजेंट विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सपोज करो ये आपका घर है, ये किसी और पड़ोसी का घर है, यहाँ पे खिड़की है, छोले भटूरे यहाँ बने, ये भी इनको देंगे खिड़की के थ्रू। इन यहाँ पे बने आलू की सब्जी, ये इनको देंगे आलू के पराठे या फिर सब्जी। ठीक है, तो ये खिड़की क्या है, इट्स अ पाथ ऑफ एक्सचेंज, और यही चीज़ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में भी एक न्यूक्लियर पोर होता है ये वाला, जिससे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज होता है मटेरियल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। चौथा पॉइंट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। यानी कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मा में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन में बता चुका हूँ, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियोलस बहुत ज़्यादा नीट में पूछा जाता है, तो उसके बारे में एक देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बाहर न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, एंड इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यानी कि
न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, क्या होता है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली होता है, यानी एनर्जी कंजप्शन के साथ। ठीक, अब आगे पॉइंट्स हैं। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो आरएनए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा डीप में इसको पढ़ेंगे, उस चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ये न्यूक्लियस में नहीं है ना, अलग से है। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। अगर पूछा नीड में कि क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है तो डीएनए बोलना, सम बेसिक प्रोटीन यानी कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी कंटेन करके रखता है। दूसरा जो अदर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट नोट्स करके लिख लेना। ठीक है, सेकंड क्या है, ह्यूमन सेल हैज़ 2 मीटर लॉन्ग डीएनए एंड 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सबको पता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, यानी हर क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ तभी दिखता है जब वो डिवाइडिंग सेल डिवाइड होते रहता है उस टाइम। ठीक है, हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस और सेंट्रोमियर्स। देखो सेल जब डिवाइड होते रहता है ना तो अरेंजमेंट दिखता है सेल का, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब मैं 10th चैप्टर में बताऊंगा। ओके, सो कहाँ पे थे अपन, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, एंड हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, कुछ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोलते हैं ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, यानी कि ये क्रोमोसोम है भाई। ठीक है, बीच में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस यहाँ होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि इसको जोड़ के रखता है, उसके ऊपर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इतना बड़ा नहीं होता, मैंने समझने के लिए बताया, काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होता है। अब काइनेटोकोर का बहुत बड़ा मतलब कि ये है फंक्शन है, वो आपको आगे जाके बताऊंगा 10th चैप्टर में, अभी के लिए बस सस्पेंस रहने दो। ठीक है, यहाँ पे देखो, सेंट्रोमियर्स होल्ड 2 क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। ठीक, 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है ना, टू फॉर्म अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स। 4 टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं। देखो ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, तो क्रोमैटिड्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, उन दोनों के अटैचमेंट के हिसाब से क्रोमोसोम्स 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक एक करके सबको धुआं उड़ा देते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, तो पहला मेटासेंट्रिक, दिस क्रोमोसोम हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर, दिस क्रोमोसोम्स हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, यानी कि ये जो ये बना दो आप, है ना, क्रोमैटिड्स जुड़ेंगे और बीच में जो है ना वो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर एकदम बीच में होगा और दोनों साइड वी शेप का बनाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम परफेक्ट शेप का मेटासेंट्रिक होगा। ठीक, सब मेटासेंट्रिक ये हमें होता है, और सब मेटासेंट्रिक को बताते हैं अपन को क्या होता है ये, दिस क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर, कहाँ पे होता है सेंट्रोमियर, दिस क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है, मिडिल से थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, यानी कि जो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा स्लाइटली दूर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस टाइप से ये होता है सब मेटासेंट्रिक, है ना, मेटासेंट्रिक का थोड़ा बड़ा भाई, समझ लो इसको। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, दिस क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, ठीक है, फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग, यानी कि अगर सेंट्रोमियर जो है एकदम ही पास में हो, है ना, एकदम ही पास में हो एंड की, इसके एंड साइड में, तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, जिससे एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक पार्ट बहुत छोटा हो जाता है, एक पार्ट छोटा हो जाता है, एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक मतलब कि एकदम पोल पे होता है। ठीक है, दिस क्रोमोसोम हैज़ टर्मिनल क्रोमोसोम, है ना, दिस क्रोमोसोम हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि ये टर्मिनल है ना, और यहाँ पे ये पाया जाएगा एकदम टर्मिनल पे, समझ रहे हो, टर्मिनल पे दिख रहा है, एकदम लास्ट पे, एकदम किनारे पे, इसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक, अब नोट क्या करना है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर को बोल दिया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाए जाते हैं कुछ क्रोमोसोम्स में, एट कांस्टेंट लोकेशन गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल सैटेलाइट। ठीक है, सपोज करो कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा, ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे सैटेलाइट, यानी कि माइक्रोबॉडीज़ या फिर सैटेलाइट बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या, माइक्रोबॉडीज़ क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम बताते हैं और डिटेल में। तो माइक्रोबॉडीज दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि माइक्रोबॉडीज क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं,
है ना, जो कि कंटेन करते हैं बहुत सारे एंजाइम को और बोथ प्लांट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नोट क्या करना है, देखो नोट वाला पार्ट आ गया कि शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रिफर्ड टू एज, यानी कि हमने देखा एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्रोमोसोम को, मतलब क्रोमोसोम या क्रोमैटिड बोल सकते हो आप, क्रोमोसोम तो नहीं बोलोगे। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म जो क्रोमोसोम का है सब मेटासेंट्रिक का, उसका नाम क्या पर्टिकुलर, तो शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, लॉन्गर आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। 2019 का क्वेश्चन है भाई, क्लियर है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर, ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इस पार्ट को, इस चैप्टर को ओवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था राइबोसोम ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो मैं बताया था जो गोल्गी बॉडीज होते हैं ना वही इसका फॉर्मेशन करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, विच पेयर ऑर्गेनेल्स नॉट कंटेन डीएनए, यानी कि इनमें से कौन सा डीएनए को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कंटेन करता है बिल्कुल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसमें क्या होता है, नॉट कंटेन डीएनए बोला, ठीक है। देखो जी, आप बोलोगे कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप कहाँ से कंटेन कर लेगा, लाइसोसोम कहाँ कंटेन करता है, वैक्यूल कहाँ कंटेन करता है, बोला है पेयर, दोनों पेयर जो है ना, वो नहीं कंटेन करने चाहिए डीएनए को। तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं करता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है, क्लोरोप्लास्ट तो करता है, ठीक है। लाइसोसोम, वैक्यूल और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं करता, तो पेयर देखना है तो लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों कंटेन नहीं करते, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब नोट क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैज 70s राइबोसोम, वेयर साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज 80s राइबोसोम। अगर नीट में क्वेश्चन आ गया, एस का मतलब क्या, स्वेटबर्ग यूनिट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s का राइबोसोम है और साइटोप्लाज्म में 80s का है। 70s में 50 और 30 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लार्ज और स्मॉल में, और 80 वाले में 60 और 40 का रेशियो होता है, किसमें, स्वेटबर्ग यूनिट में, यानी कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में ना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पिगमेंट्स इन, किसमें पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। अब क्लोरोप्लास्ट मत लगा देना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं लगाना है, क्रोमेटोफोर्स लगाना है, ओके, ठीक है जी, क्रोमेटोफोर्स होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार लो भाई। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पिगमेंट्स कहाँ पे होता है, क्रोमेटोफोर्स में होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, विच वन ऑर्गेनेल है सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियाई में डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस में, ओके, है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, समझ रहे हो, अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, अरे आउटर और इनर, ओके, अब समझ आया। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम एक ऐसा है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है पीछे, आप देख सकते हो जाके, ओके। कहाँ पे हैं अपन, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर की ज़रूरत क्यों होती है, तो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के लिए, या पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए, तो इसी के लिए होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से और अपनी तरफ खींचता है। अब ये जो टर्म है ये आपको 10th चैप्टर में समझ आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th चैप्टर सेल डिवीजन, क्लियर है यूट्यूब चैनल। तो अब यहीं पे ये सारी चीज़ें, इसको रेफरेंस दे दिया कि 10th चैप्टर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। मानता हूँ मैंने फास्ट पढ़ा है, बट ये ज़रूरी है क्योंकि आपको वन शॉट वीडियोस भी आपके नीट के लिए ज़रूरी है, और जो डायग्राम्स वगैरह है वो आप देख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया है उसके लिए सॉरी, फास्ट पढ़ा है उसके लिए सॉरी, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएंगे नीट में। तो कोई चीज़ डाउट हो तो कमेंट करना, और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अनदर चैप्टर में अनदर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।